अभी डाउनलोड करें नीलेश क्लासेज ऐप और अपने बोर्ड एग्जाम की अभी से तैयारी शुरू कर दें। यहाँ आपको आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या आप इसे गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हे गाइज, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका नीलेश क्लासेज यूट्यूब चैनल में। गाइज, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे जो क्लास 12 का सेकेंड लेसन यानी बिलियन का लेक्चर चल रहा था, उसका लेक्चर नंबर 10। जी हाँ गाइज, इससे पहले हमने 9 लेक्चर कवर कर लिया है इस चैप्टर का, और पिछले कुछ लेक्चर से हम पढ़ रहे हैं अणु संख्या गुणधर्म। ठीक है, और अणु संख्या गुणधर्म में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली है। लाइक अणु संख्या गुणधर्म का ये तीसरा भाग है। ठीक है, इससे पहले हमने वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन, ठीक है, और उसके बाद क्वथनांक का उन्नयन हमने उससे डिस्कस कर लिया है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप जाकर उससे देख लीजिए। ठीक है, तब आपको ये थोड़ा टॉपिक समझने में और आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए आपका टाइम वेस्ट न करते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप अभी तक हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेज डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप इस वीडियो को देखने के बाद डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, वहाँ पे आपको पूरा का पूरा नोट्स मिल जाएगा, हैंड रिटेन नोट्स। हालांकि उसके लिए आपको 499 पेमेंट करना होगा, 499 रुपये पेमेंट करना होगा। ठीक है, उसमें आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे, हैंड रिटेन। उसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी मात्र 499 रुपये में। ये पूरे साल की फीस है, ऐसा नहीं कि 1 महीने का। ठीक है, और अगर आप कोर्स भी नहीं लेना चाहते तो उसके अलावा वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें फ्री है। लाइक वहाँ पूरी NCERT सॉल्यूशन फ्री है। ठीक है, उसके अलावा आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी फ्री में दिया जाता है। ठीक है, उसके अलावा आप टेस्ट भी वहाँ दे सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पर भी नीलेश क्लासेस सर्च करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम हिमांक का अवनमन। ठीक है, कि हिमांक का अवनमन क्या है। देखिए गाइज, मैं शुरू से ही आपको बताते आ रहा हूँ। ठीक है, कि अणु संख्या गुणधर्म में, ठीक है, हम जितने भी इसके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे उसमें हम जो बिलियन लेंगे वो द्रव प्लस ठोस होगा। ठीक है, द्रव प्लस ठोस टाइप का जो बिलियन होगा। ठीक है, जिसमें जो द्रव होगा वो विलायक होगा, यानी विलायक के रूप में होगा, यानी विलायक द्रव मतलब द्रव के रूप में होगा, और जो ये ठोस के रूप में होगा वो होगा विलेय। हम ये शुरू से ही आपको ये बताते चले आ रहे हैं। क्लियर है यहाँ। तो देखिए, यहाँ मैं एक इक्वेशन आपको समझाता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, देखिए मान लेता हूँ कि यहाँ एक ये कोई भी बर्तन है। ठीक है, ये कोई भी बर्तन है। ठीक है, इसमें मान लेता हूँ कि जल है, H2O है, जल है। ठीक है, इसका चूँकि हम हिमांक का अवनमन पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हिमांक मान लेता हूँ इसका। ठीक है, इसका हिमांक शुद्ध, ये हम लोग का क्या है, शुद्ध जल है। एक तरह से इसको शुद्ध जल, इसको मैं शुद्ध विलायक ले लेता हूँ। ठीक है, ये विलायक है मान लेता हूँ, शुद्ध ये विलायक है हम लोग का। ठीक है, इसका हिमांक में मान लेता हूँ कि इसका जो हिमांक है वो है TF0। ठीक है, इस शुद्ध विलायक का यानी H2O का जो हिमांक है वो क्या है, TF0। ठीक है, अब क्या करते हैं कि देखिए मान लीजिए एक वही बर्तन है, सेम यही वाला बर्तन है। ठीक है, ये इसमें ये आप लोग का मान लीजिए ये जल भरा हुआ है, H2O भरा हुआ है, यानी शुद्ध ये एक तरह से विलायक बोल सकते हैं, भरा हुआ है। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए बाहर से मैं कोई ठोस अवाष्पशील विलेय मिला देता हूँ। ठीक है, मतलब कोई ठोस अवाष्पशील मतलब जो वाष्पित ना हो, जैसे नमक हो गया या फिर चीनी हो गया, इसको इसमें मिला देता हूँ। ठीक है, तो इसको मिलाने के बाद यह चूँकि विलयन बन गया, क्योंकि बाहर से हमने नमक या चीनी इसमें कुछ मिला दिया, तो नमक या चीनी वो चूँकि विलेय है, क्योंकि कम मात्रा में मिलाया जाता है। ठीक है, द्रव में। ठीक है, और ये द्रव की मात्रा अधिक है तो ये विलायक हो गया, यानी विलेय विलायक हो गए। तो चूँकि यह विलयन हो गया तो मान लेता हूँ इस विलयन का जो वाष्पदाब बोल रहा हूँ, हिमांक का अवनमन है वह TF है। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए, इसमें आप थोड़ा कल्पना कीजिए। देखिए जो यहाँ पे ये मतलब हिमांक का अवनमन है। ठीक है, यानी एक तरह से हिमांक मीन्स आप समझते होंगे, मतलब जिस पे कोई मतलब पदार्थ जमता है, मतलब द्रव से बर्फ में बदलता है, वही उसका हिमांक होता है, फ्रीजिंग पॉइंट। तो चूंकि जल का जो हिमांक होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो यहाँ एक तरह से बोले तो जो TF0 होगा उसका मान 0 होगा जल के लिए। ठीक है, और यहाँ देखा जाए, ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ एक मतलब अलग से कुछ, यहाँ तो हम लोग का शुद्ध विलायक था यानी शुद्ध H2O था, यहाँ इसमें हमने कुछ और पदार्थ मिला दिया। ठीक है, और जल, ये जल तो है ही यहाँ, तो यहाँ इसका जो हिमांक होगा और कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा, यानी 0 से भी कम, माइनस में चला जाएगा। यानी माइनस में करेंगे तब यह मतलब द्रव से बर्फ के रूप में जमेगा। ठीक है,
आप समझ रहे हो। तो ये होता है हिमांक का अवनमन, यानी यहाँ देखिए हिमांक शुद्ध था तो हिमांक कुछ था और यहाँ हिमांक क्या हो गया, कम हो गया, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है हिमांक का अवनमन। अवनमन मीन्स होता है कमी, ठीक है, अवनमन मीन्स क्या होता है, कमी, ठीक है। तो देखिए यहाँ हिमांक में कमी आ गई, हिमांक यहाँ मान लीजिए 0 था और यहाँ 0 से कम हो गया, तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये जो मतलब शुद्ध विलायक है, ठीक है, जो TF0 है इसका हिमांक अधिक है किसकी अपेक्षा, विलयन की अपेक्षा, यानी TF की अपेक्षा, ठीक है। तो हिमांक में अवनमन कितना हुआ ये कैसे निकालेंगे, तो इसमें से इसको घटा देंगे, तो चूंकि हिमांक में अवनमन और हिमांक में अवनमन को हम डेल्टा TF से प्रदर्शित करते हैं, तो डेल्टा TF इक्वल टू क्या हो जाएगा, TF0, ठीक है, माइनस TF हो जाएगा। ये हम लोग का हिमांक में अवनमन यानी कितनी कमी हुई ये मालूम हमें चल जाएगी इस फार्मूले के अनुसार, ठीक है। देखिए चूँकि हमने पिछले लेक्चर में क्वथनांक का उन्नयन पढ़ा था, ठीक है, तो उसमें देखा था कि जो ये क्वथनांक का जो हम लोग का उन्नयन होता है, ठीक है, क्वथनांक का उन्नयन हमने देखा था, जो TB होता है क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है, वह जो होता है ना वह विलेय के, यानी इसमें जो हमने अभी यहाँ जो विलेय मिलाया नमक या चीनी, ठीक है, उसकी मोललता के समानुपाती होता है, ठीक है, विलेय की मोललता के समानुपाती होता है। ये प्रयोगों के मतलब प्रयोग के अनुसार यह देखा गया है, ठीक है। यह हम किस में बात करें, क्वथनांक के उन्नयन में, लेकिन यह हिमांक के अवनमन में, ठीक है, यानी हिमांक के अवनमन में, ठीक है, ये डेल्टा रहेगा, ये डेल्टा TB, ठीक है। हिमांक के अवनमन में जो ये डेल्टा TB है, यानी हिमांक का जो अवनमन है, जो हिमांक का अवनमन है वह मैं आपको बताना चाहूँगा कि वह जो होता है ना वह इस विलयन के, न कि विलेय के, इस पूरे विलयन के मोललता के, यानी मोललता के क्या होता है, मोललता को चूँकि हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं के समानुपाती होता है। क्लियर है, यह प्रयोगों द्वारा देखा गया है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ कि डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या समानुपाती स्मॉल m, जहाँ स्मॉल m क्या है, विलयन की मोललता है, ठीक है, यहाँ स्मॉल m विलयन की मोललता है, और यहाँ हम जो क्वथनांक के उन्नयन में देखे थे ये जो मतलब m, ठीक है, वो विलेय की मोललता थी। तो आप लोग अंतर समझिएगा, इसमें ही मतलब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। हमने साफ साफ वहाँ भी लिखवाया हुआ है, यहाँ भी अभी देखिए यहाँ नीचे अभी इसको बताऊंगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है, इसको साफ साफ मैं लिखा हुआ हूँ। तो देखिए अब चूंकि हम कहीं भी ये समानुपाती आ जाता है तो इसको हटाते हैं और समानुपाती नियतांक लेते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको हटाएंगे, ठीक है, जब इसको हम हटाएंगे तो इसके लिए भी एक समानुपाती नियतांक आएगा, ठीक है, इसके लिए भी क्या आएगा, एक समानुपाती नियतांक आएगा, ठीक है। तो देखिए डेल्टा TF इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा TF इक्वल टू एक KF हम लोग का समानुपाती नियतांक आएगा, और ये इंटू m है तो m रहेगा, ठीक है। और यही हम लोग का फार्मूला बनकर आ जाता है हिमांक में अवनमन का, हिमांक में अवनमन डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू m, और एक ये फार्मूला, ये दो बनकर आ जाते हैं। यही दो आपको याद रखने होते हैं, न्यूमेरिकल में यही काम आते हैं। और जहाँ हम लोग का ये जो KF है ना, इस KF को मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिमांक का, चूंकि यहाँ एक स्थिरांक है तो यहाँ लिख देंगे, जहाँ KF स्थिरांक है जो हिमांक अवनमन स्थिरांक को प्रदर्शित करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, हिमांक अवनमन स्थिरांक, ठीक है। और इस हिमांक अवनमन स्थिरांक के अलावा इसका और एक नाम है मोलल अवनमन स्थिरांक, और एक नाम है इसका, 3 नाम है, तीसरा जो नाम है इसको क्रायोस्पोकिक स्थिरांक बोलते हैं। आप अपनी बुक में देखिएगा, ये तीनों आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ सारी चीज़ें मैं लिखा हुआ हूँ, इसको हटा लेता हूँ और आपको अच्छे से बताता हूँ, ठीक है। देखिए हिमांक का अवनमन, जब किसी शुद्ध विलायक में, ठीक है, शुद्ध विलायक अभी जो हमने ड्रम में वो जल दिया था, अवाष्पशील ठोस विलेय मिलाया जाता है। अवाष्पशील ठोस विलेय मिलाने का मतलब कि जिसमें अभी हमने चीनी या नमक मिलाया था, ठीक है, तो वही मिलाते हैं तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। अब ये वाष्प दाब क्यों कम होता है, तो हमने जब वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन पढ़ा था तो उस पर मतलब हमने डिस्कस किया था कि ये कम क्यों हो जाता है, तो यहाँ मैं नहीं बताने वाला क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो मान लीजिए वाष्प दाब कम हो जाता है, इस प्रकार विलयन का वाष्प दाब कम होने पर उसका हिमांक भी कम हो जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि हिमांक कम क्यों हो जाता है। मान लीजिए एक शुद्ध जल है तो उसको हम मतलब अगर मतलब गलाते मतलब उसको ठंडा करते जाते हैं, ठीक है, तो मान लेते हैं वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आता है तो बर्फ़ में जमने लगता है, ठीक है। लेकिन उसी में कोई और पदार्थ मिला दे, लाइक नमक मिलाकर, और उसको जब हम मतलब उसको मतलब बर्फ़ के रूप में बदलना चाहें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाएगा, यानी एक तरह से बोले तो उसका हिमांक पहले की अपेक्षा कम हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे, और वही यहाँ ये लिखा गया है, ठीक है। तो वही हिमांक में हुई इस कमी को ही हिमांक अवनमन
कहते हैं, ठीक है, हिमांक का अवनमन कहते हैं। क्लियर है आपको? एक बार मैं और पढ़ता हूँ, ठीक है। जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील ठोस विलेय मिलाया जाता है तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। इस प्रकार विलयन का वाष्प दाब कम होने पर उसका हिमांक भी कम हो जाता है। हिमांक में हुई इस कमी को ही हिमांक का अवनमन कहते हैं। क्लियर है आपको? अब देखिए, अगर आपके एग्जाम में 2 मार्क में क्वेश्चन आए या 1 मार्क में तो आप इतना ही लिखेंगे, ठीक है, यहाँ तक केवल इसकी डिफिनीशन लिख देंगे। और अगर 5 नंबर में यह क्वेश्चन आता है तो आपको इसका फार्मूला भी मतलब डिराइव करना पड़ेगा, फार्मूला भी लाना पड़ेगा। तो फार्मूले के लिए वही इक्वेशन अभी जो मैंने समझाया, मान लेंगे कि यदि शुद्ध विलायक व विलयन के हिमांक क्रमशः TF नाट व TF, देखिए यहाँ TF हम लिख रहे हैं, यहाँ F नीचे क्यों लिख रहे हैं? तो T का मतलब तो आप टेम्परेचर समझ रहे हो और F का मतलब कि फ्रीजिंग पॉइंट, और ये नाट जो लगा है, देखिए यहाँ जो ये नॉट लगा है मतलब ये 0 टाइप का, ये मतलब दर्शाता है इस विलायक के, ठीक है, अवनमन को। नहीं तो ये और ये तो सेम ही हो जाएंगे ना, तो इसलिए यहाँ नॉट लगा है, ठीक है। तो वही हम मान लेंगे कि यदि शुद्ध विलायक वो विलयन के हिमांक क्रमशः TF नाट, ठीक है, यहाँ F जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक को प्रदर्शित कर रहा है। और हमने पीछे क्वथनांक में देखा था कि TB लिखा जा रहा था। TB यानी वो एक होता है आपको बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, मतलब ये फ्रीजिंग, ये बॉइलिंग, ठीक है, यानी ये आप लोग का क्वथनांक को प्रदर्शित करता है और ये फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक को F प्रदर्शित करता है। ये B जो है क्वथनांक को प्रदर्शित करता है, ठीक है, और ये फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक को प्रदर्शित करता है। क्लियर है आपको? तो इसलिए यहाँ नीचे F लिखा गया है। तो यदि शुद्ध विलायक व विलयन के हिमांक क्रमशः TF नाट व TF हो तो हिमांक में अवनमन, जो हिमांक में जो अवनमन होगा, ठीक है, और जो ये TF नाट आप लोग को बताया कि अभी जो विलायक का हिमांक है, ठीक है, वो है, ठीक है, जो शुद्ध हम लोग का विलायक है उसका जो हम हिमांक माने थे, ठीक है, वो है। क्लियर है आपको? और जो ये विलयन का हिमांक है, ठीक है, वो TF मान लिया हमने, ठीक है। ऐसा हो तो हिमांक में जो अवनमन होगा डेल्टा TF वो होगा TF नाट माइनस TF, क्योंकि TF जो है यानी शुद्ध विलायक का जो हिमांक है, ठीक है, वह अधिक है विलयन के हिमांक से। तो इसलिए हम विलायक के हिमांक में से विलयन का हिमांक घटा देंगे तो हमें डेल्टा TF यानी कितना इसमें अंतर हुआ मालूम चल जाएगा। क्लियर है यहाँ? तो ये एक हम लोग का फार्मूला हो गया डेल्टा TF निकालने का, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। देखिए जो ये डेल्टा TF है, ठीक है, ये मतलब किस पे निर्भर करता है? यह प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि जो ये डेल्टा TF है, ठीक है, वह समानुपाती होता है जो विलयन है उसकी मोललता के, ठीक है, यह प्रयोगों द्वारा देखा गया है। और हमने क्वथनांक के उन्नयन में देखा था कि जो डेल्टा TB था वह प्रयोगों द्वारा ही देखा गया है कि वो समानुपाती था विलय की मोललता के, ठीक है। तो जो उसमें था क्वथनांक के उन्नयन में जो M था, ठीक है, वह विलय की मोललता को प्रदर्शित करता है। और जो इसमें यानी हिमांक के अवनमन में जो ये M है, ठीक है, या अभी ये नीचे देखेंगे जो ये M है, ठीक है, ये किसको प्रदर्शित करेगा? विलयन की मोललता को, ठीक है। तो यहाँ सेम वही हम लिखेंगे कि क्वथनांक में उन्नयन के समान ही तनु विलयन का हिमांक अवनमन या डेल्टा TF भी विलयन की मोललता, अब देखिए यहाँ विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। और उसमें हमने पढ़ा था कि विलय की मोललता के समानुपाती, ठीक है। क्वथनांक के उन्नयन में जो M था ये आप लोग ध्यान दीजिएगा विलय की मोललता को प्रदर्शित कर रहा था, और जो इसमें है यानी हिमांक के अवनमन में ये जो M है, ठीक है, यानी यहाँ ये विलयन की मोललता को प्रदर्शित कर रहे हैं, विलयन की मोललता के समानुपाती है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे अतः डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m, जहाँ स्मॉल m क्या है? विलयन की मोललता है। या अब देखिए हम समानुपाती नियतांक को आप जानते हैं कि हर जगह हटाने के लिए कोई ना कोई स्थिरांक लेते हैं, तो डेल्टा TF इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ KF एक स्थिरांक आ जाएगा इंटू ये m हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ KF क्या है? जहाँ KF हिमांक अवनमन स्थिरांक है, या इसी को मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं, या इसी को हम क्रायोस्कोपिक स्थिरांक बोलते हैं, ठीक है, क्रायोस्कोपिक स्थिरांक कहते हैं। ये 3 इसके नाम हैं। क्लियर है? आप इस M को याद रखिएगा, ये दोनों फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। डेल्टा TF इक्वल टू TF नाट, जहाँ TF नाट क्या है? विलायक का, ठीक है, विलायक का हिमांक है, और TF जो है विलयन का हिमांक है, ठीक है। ये फार्मूला याद रखिएगा। और एक ये याद रखिएगा कि डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M, ठीक है। जो दोस्तों जहाँ KF आप लोग का हिमांक अवनमन स्थिरांक है और M क्या है? विलयन की मोललता है, ठीक है। क्लियर है आपको? तो यहाँ जो देखिए यहाँ 2 फार्मूले आपको, ये डेल्टा TF, देखिए यहाँ मैं अंतर समझा देता हूँ थोड़ा। डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M है, ठीक है। तो देखिए जहाँ ये M और एक हमने इससे पीछे जो डेल्टा TB हमने पढ़ा था, यानी क्वथनांक में डेल्टा TB इक्वल टू हमने पढ़ा था, ठीक है,
KB/m। ये फार्मूला हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था क्वथनांक के उन्नयन में। तो वहाँ जो ये था क्वथनांक के उन्नयन में जो ये m था वो विलेय की मोललता को प्रदर्शित करता है, ठीक है, विलेय की मोललता को। और ये जो मतलब अभी हमने जो हिमांक के अवनमन में हम पढ़ रहे हैं ये इसमें जो ये m, ठीक है, ये हम लोग का प्रदर्शित करता है विलयन की मोललता, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं लिखा हूँ विलयन की मोललता। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ स्मॉल m दोनों में है तो आप एक ही चीज़ को आप समझ जाइएगा, ऐसा नहीं है। तो यही चीज़ आपको याद रखने योग्य है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में भी, ठीक है, अपने सारे दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। तो बस थैंक यू।